हमारे कानून व्यवस्था में ऐसे कानून हैं, ऐसे नियम हैं जो आम जनता को न्याय दिलवा सके, लेकिन विडंबना ये है कि ये कानून, ये नियम जनता को पता ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है इस चीज़ की, और इसीलिए वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो ऐसे ही कुछ सारे तो नहीं मगर कुछ सवाल हम आज हमारे गेस्ट से करने वाले हैं जिससे जनता जागरूक हो सके। तो आइए बात करते हैं हम एडवोकेट उदेति गज्जर श्रीवास्तव जी से, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका उदेति जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप एडवोकेट हैं, तो इस फील्ड में कैसे आई आप? एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैंने बीकॉम किया है, मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी किया है। बट शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली एडवोकेट्स है और इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है जी। और हमेशा से बचपन से मेरे दिल में वो रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, जो रॉन्ग है उसके अगेंस्ट बोलना है, एक फ़ाइट देना है, लोगों को रिलीफ देना है। तो उस हिसाब से ये प्रोफेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है और मेरे पास फैमिली बैकअप भी है जी। तो मैंने सोचा कि कुछ और स्टार्ट करे या कुछ और करे, उससे अच्छा बेटर है कि मैं यही प्रोफेशन में इन्वॉल्व होकर इसी प्रोफेशन को और आगे ले जाऊं और मेरे जो थॉट्स है और मेरे जो ड्रीम्स है ये प्रोफेशन के थ्रू ही मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसी प्रोफेशन को सिलेक्ट करूंगी जी। अदिति जी ये बताइए कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि लॉयर इज अ पर्सन जिसने लॉ की डिग्री ली है, जिसने लॉ किया है और उनके पास उसकी डिग्री है, तो दे आर बेसिकली लॉयर्स। बट एडवोकेट इज अ पर्सन जो एक कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, कोई भी लेवल पे कोई भी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसके सामने अपना केस या क्लाइंट के बिहाफ पे केस डिफेंड करते हैं, लड़ते हैं, पेश करते हैं और उनको रिलीफ दिलाते हैं और जो लॉ है, जो कानून है, उसको एज इट इज बताते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एन एडवोकेट। लॉयर हो सकता है कि डिफेंड ना करता हो, किसी के सामने प्रेजेंट ना करता हो, बट एडवोकेट वो सब करता है। दैट इज व्हाई इज नोन एज एन एडवोकेट। क्योंकि कई लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, नॉर्मली लोग एक ही समझते हैं, है ना। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या किसी कानूनी मामले में कभी किसी सीनियर से आपकी असहमति हुई है, फिर कैसे संभाला आपने उसको? इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज मेरे सीनियर मेरे फादर इन लॉ है। और जब से मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया है तो आई हैव बीन ट्रेनिंग अंडर हिज गाइडेंस कंप्लीटली जी। तो उस हिसाब से एक फ्रीडम रहती है और एक विजिलेंस भी रहता है उनका कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहीं वो करेक्ट कर देते हैं, या हमें कुछ डाउट्स है तो वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो हमें पूरी तरह से ट्रांसफर करना चाहते हैं कि मैं जितना जानता हूँ आप वो सब तो ले लो और उससे भी ज्यादा सीखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो कभी कोई डाउट्स भी होते हैं तो डायरेक्टली हम तो चले जाते हैं कि ये डाउट्स है या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये हमारे विचार है, तो क्या हम गलत है, क्या हम सही है, कानून क्या कहता है, रिसेंट अमेंडमेंट्स या अपडेट्स क्या है। तो इस हिसाब से हमेशा फ्रीडम रही है हमारे पास। एक मेरा आपसे सवाल है कि जब गिरफ्तार किया जाता है किसी आरोपी को तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी है शायद। तो अगर मान लो कोई ऑफ है या वीकेंड है तो फिर क्या प्रोसीजर है? क्रिमिनल कोर्ट्स का ये सिस्टम है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डे, पब्लिक हॉलीडे है या नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट्स हमेशा फंक्शनल रहती है। कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो रहा है कि कोर्ट को बैठना पड़ रहा है और उसको सुनना पड़ रहा है तो कोर्ट हमेशा बैठेगी और इम्पोर्टेंट मैटर है तो उसको डिस्कस करेगी, उसको सुनेगी। तो क्रिमिनल कोर्ट्स आर ओपन एनी टाइम ऑफ द डे और इमरजेंसी के टाइम में भी वो ओपन रहती है। और 24 आवर्स तक आप उनको डिटेन कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको ज्यादा टाइम के लिए उनको डिटेन करके रखना है 24 घंटे के बियॉन्ड, तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही डिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको डिटेन नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्शनल केसेस में मजिस्ट्रेट परमिशन देते भी है और वो लोग उनकी प्रोसीजर चालू रख सकते हैं और डिटेन कर सकते हैं। ओके। उदिति जी ये बताइए कि महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर क्या नियम है?
महिला की गिरफ्तारी के लिए बेसिक ये चीज है कि आप किसी भी महिला को शाम के 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, और आप जब भी उनको गिरफ्तार कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में जब आपको अलाउड है, तो वो भी आप एक वुमन कांस्टेबल के साथ ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कोई और मेल या एनी अदर पर्सन इन एनी अदर कैपेसिटी वुमेन को टच नहीं कर सकता, और 6 बजे के बाद तो आप उनको गिरफ्तार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कानून कहता है। जी। क्या गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कुछ अलग से नियम है या यही प्रोसीजर फॉलो होता है इसमें? गर्भवती महिला के लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है, बट यही बेसिक प्रोविजन रहेगा कि आप 6 बजे के बाद एक तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और कोई एक लेडी कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है, ये कॉमन प्रोसीजर है। बट बाकी जो चीज उनको रिलेटेड जो ध्यान रखनी है वो है कि विथ ड्यू डिलीजेंस और लॉ के फ्रेमवर्क में काम करना है। आप बियॉन्ड लॉ एक्ट नहीं कर सकते, तो विद इन दैट फ्रेमवर्क आपको काम करना है अगर महिला गर्भवती है तो। जी। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं, तो उसका काफी मिसयूज आजकल देखने में आता है पॉलिटिशियंस के द्वारा या आम जनता के द्वारा भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या नियम है इसको लेकर? ये तो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, एंड काफी प्रोविजंस है इसके रिलेटेड भी जी। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ, जैसे सबको राइट है अपने थॉट्स बताना, उनको क्या फील हो रहा है वो पेश करना, लोगों को बताना, सबके पास ये फ्रीडम है। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट ऑल दिस फ्रीडम एंड ऑल दिस राइट्स कम विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक रेस्ट्रिक्शंस। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इन सारी चीजों पे, कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप पब्लिक पोडियम पे खड़े होके लिटरली किसी के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स पास नहीं कर सकते हैं, और when you are exercising your rights of freedom of speech, you have to act, you have to have some decency और एक morality होना चाहिए, तो बेसिक वैल्यूज होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप, मतलब आप मोरालिटी और डिसेंसी आप भंग नहीं कर सकते, आपको उसी दायरे के अंदर आपको एक्ट करना है। और अगर कोई ऐसे बोलता भी है तब भी हमारे लॉ में प्रोविजन है कि आप उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया हुआ है, तो देयर इज ऑलवेज अ लॉ जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। बट वाइल एक्सरसाइजिंग योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, यू हैव टू वर्क विद इन बेसिक रेस्ट्रिक्शंस जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं। ओके। जैसे आजकल काफी देखने में आ रहा है कि बुजुर्ग माता पिता को रखने को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी केस आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या नियम है? क्या इस पर बेटियों को लेकर भी कोई संशोधन किया गया है? इंडियन वैल्यूज और कल्चर के हिसाब से एक बच्चों की, लड़का हो या लड़की, दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पेरेंट्स का ध्यान रखे, उनकी हेल्प करे। बट जब ये बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते उनकी ये ड्यूटी, या उनकी ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं, तो लॉ ने ये बताया है अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कि वो माँ बाप अगर कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा हमें मेंटेन नहीं कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, अच्छे से नहीं रख रहा है, तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। केस एडजुडिकेट होने के बाद उस बच्चे की एक ड्यूटी बन जाएगी और उनको कोर्ट का ऑर्डर अवॉइड करना पड़ेगा कि आप अपने पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए लायबल है और आपको अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये एक लीगल प्रोविजन है और आप कोर्ट की हेल्प से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट्स। जी। और आपने पूछा कि स्पेशली महिला के रिलेटेड क्या है, मतलब महिला की क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गर्ल्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉटर्स की जितनी की सन्स की है। जो लड़कों की है उतनी ही लड़कियों की भी है। तो लड़कियां भी, डॉटर्स भी ये प्रोविजन के अंतर्गत कवर हो गई है कि वो लोग पेरेंट्स डॉटर्स के अगेंस्ट भी अपना मेंटेनेंस का राइट मांग सकते हैं। जैसा कि देखने में आया कि हमेशा ही पेरेंट्स विक्टिम नहीं होते, कई बार भले ही कुछ कम है ऐसे केस, लेकिन कई बार देखने में आता है कि बच्चे सफर करते हैं। तो क्या प्रोविजन है हमारे कानून में इसे लेकर?
बच्चों के लिए अगर बात करें कि बच्चों के लिए क्या प्रोविजंस है, तो बेसिकली एक एज रिलेटेड एक डिवीजन हो जाएगा। अंडर 19 वाले बच्चे और अबव अंडर 18 वाले बच्चे और अंडर 18 और अबव 18 जो जुवेनाइल्स में आते हैं लिटरली, और अबव 18 जो मेजर्स कहलाते हैं। तो अंडर 18 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रोविजन है और उनके लिए अलग कानून थोड़ा चलेगा। जैसे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो माइनर्स है उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी कोई भी पेरेंट एक डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के बिना उसको सेल या उसको कोई भी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो ये उनका राइट है। तो जैसे कि उनको मेजर होने के बाद पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्पोज कर दी, मुझसे अलग कर दिया, तो वो एक सूट ला सकते हैं कि ये इस पे मेरा राइट है, इस पे ये विदाउट डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के बिना किया हुआ है, मतलब विद ड्यू डिलीजेंस ऑफ लॉ एक प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं की गई है। तो ये एक माइनर बच्चे का राइट है। और कोई माइनर है जो कोई क्राइम करता है, तो उनके लिए भी जो प्रोविजंस है, जैसे जुवेनाइल एक्ट है, तो वो जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत उनका एडजुडिकेशन होगा। ओके। तो उदिति जी ये बताइए कि ये तो प्रोफेशनली हो गए क्वेश्चन, मेरे एक पर्सनल सा सवाल कि फैमिली और करियर में कैसे आप टाइम मैनेज करती हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है और एक डिफिकल्ट रूटीन भी रहता है जी। बट जैसे मैं रोज अपने आप से भी बात करती हूँ और बहुत ज्यादा मानती हूँ और बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बेस में अगर आप ग्रो कर रहे हैं कोई भी डायरेक्शन में या सारी डायरेक्शन में, तो बेस में आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। और बेस में आपकी आती है फैमिली में आते हैं आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और जितने भी लोग रह रहे हैं। बट आई एम वेरी लकी कि बहुत सपोर्टिव है मेरे फैमिली मेंबर्स, बहुत ज़्यादा। माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, मम्मी पापा, माई ब्रदर इन लॉ, एवरीबडी एज अ होल दे आर वेरी सपोर्टिव। और वो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं मेरे करियर में आगे बढ़ूँ। मेरे फादर ने जो क्रिएट किया है इतना बड़ा ऑफिस और इतना ज़्यादा काम जो डेवलप किया है, वो चाहते हैं कि ये लोग संभाले, मैं संभालूं और हम सब मिलके संभाले। तो ये सपोर्ट की वजह से, इस टाइप की उनके एटीट्यूड की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब मैं इन कोर्स नॉर्मल टर्म्स में ही मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे ये करना है और मुझे अपना प्रोफेशन भी अच्छे से करना है। और पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो जाता है कि माई मदर इन लॉ इज वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग, शी इज़ अ प्रोफेसर सिंस पास्ट 32 years। तो वो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि मेरे लिए मेरे करियर की, मेरे खुद की अर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, एंड हाउ अ हैप्पी वुमन कैन ओनली मेक अ हैप्पी फैमिली एंड इन अ वे मेक अ हैप्पी सोसाइटी। तो मेरे हिसाब तो सिंस मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो मैं इसीलिए अपना करियर में अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ, चीजें मैनेज हो जाती है। करियर। उदिति जी अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? ये question is a very difficult as of now after being a mother and after being an advocate which is a very demanding profession। तो फ्री टाइम तो हार्डली थोड़ा बहुत मिल पाता है, बट इन केस मुझे मिलता भी है तो आई लाइक टू डू डांसिंग। I am a trained classical dancer, so I like to do dancing और most of the time I am playing with my child। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, उसके साथ खेलना, कुछ सिखाना। तो आई लव डूइंग दिस। तो फ्री टाइम में यूजुअली मोस्ट ऑफ द फ्री टाइम मैं अपने बच्चे को देती हूँ। अब एक प्रोफेशनल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि इतने सारे नियम कानून होने के बाद भी लोगों को अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वजह है? हमारी कानून व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई है? आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस प्रोफेशन एंड लुकिंग इन रियल टर्म्स जो है, तो अपना कानून बहुत अच्छा है, हर एक चीज लिखी हुई है, हर एक चीज मेंशन है, ऐसे ज्यादा लूप होल्स भी नहीं है। बट डिफिकल्ट तब हो जाता है जब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे चेक बाउंस का कोई केस है, चेक बाउंस का केस किसी ने लगाया, उसमें सामने वाले की गिरफ्तारी वारंट इश्यू हो गया। अब अगर गिरफ्तारी इंटर स्टेट है, कोई और स्टेट में जाना है,
तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना, यहाँ की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, दूसरे स्टेट की पुलिस फिर वहाँ पे एक्शन लेगी, इतना लेंथी प्रोसीजर है। और पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूट्स है, बहुत ज़्यादा केसेस है और मोनोटोनस केसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो एक इंडिविजुअल पे भी वो डिपेंड करता है कि वो कितने हद तक कितना जस्टिस दे पा रहा है वो पर्टिकुलर काम के लिए। अब जैसे चेक बाउंस का ये केस का जो मैंने एग्जांपल दिया जी, तो ये उसको गिरफ्तार करने में ही कितना टाइम लग जाएगा ये किसी को नहीं पता है। और वो जिस तरीके से कानून में लिखा हुआ है वो उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे भी कोई चेक्स नहीं है। बिल्कुल। तो एक्चुअली कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये भी हमारे अधिकार में आता है। एग्जैक्टली तो हाँ, तो एजुकेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना है कि बेसिक लीगल एजुकेशन बच्चों को स्कूल में भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि उनकी बेसिक राइट्स क्या है और उसको कैसे एनफोर्स किया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये एक करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और जी, और सिंस पॉपुलेशन एक अपना बेसिक प्रॉब्लम है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ काफी लंबे केस चलते हैं, तारीखें दे दी जाती हैं और पीढ़ियां बदल जाती हैं एक प्रकार से देखा जाए, और उसके बाद उस फैसले का कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। तो ये क्यों? क्या ऐसा कोई नियम है कि नहीं इतने टाइम लिमिट के अंदर ये केस खत्म हो जाना चाहिए? काफ़ी प्रोसीजर्स है जिसमें टाइम लिमिट मेंशन है एक्ट्स में, बहुत सारे एक्ट्स में कि ये पार्टिकुलर टाइम में इतना हो जाना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि आप एक एक्सेप्शंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि किसी को उस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी, मानो 10 साल हो गए और उसकी जानकारी नहीं थी, तो वो बोनाफाइड एक सिचुएशन है, तो वो सही है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। अगर 10 साल के बाद भी अगर वो करना चाहता है तो एक्सेप्शनल केसेस में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप बियॉन्ड टाइम भी वो कर सकते हैं। तो सिंस जैसे कि वो कहा जाता है ना, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर आप बहुत जल्दी भी करोगे तो जो केस का या पर्टिकुलर सिचुएशन का जो एक क्या बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर केस का जिस तरीके से निराकरण होना चाहिए वो नहीं होता। कुछ मांगा था और कुछ और मिल गया, या जो मांगा था वो नहीं मिल पाया। तो ये चीज भी होती है कि विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आप कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या कोई भी केस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और रही कि बार बार डेट्स लगती रहती है तो दैट, और ये बहुत ज्यादा एक एडवोकेट पे भी डिपेंड करता है, एक क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, और एजुकेटिंग अथॉरिटी तो जज है उन पे भी डिपेंड करता है कि वो एक पर्टिकुलर मामला किस तरीके से कितना जल्दी वो एजुडिकेट करना चाहते हैं। बट जैसे रिसेंटली हुआ था जो एडवोकेट स्ट्राइक्स पे चले गए, दैट वाज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स कि इतने पुराने केस है, उनको इतने टाइम पीरियड में जल्दी से आपको एजुडिकेट करने हैं, आप जल्दी से करिए। सो इन अ वे इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो 15 साल से केसेस चल रहे हैं वो जल्दी उनका निराकरण हो जाए। सो एंड इट वाज अ गुड एफर्ट, इट इज रियली अ नाइस एफर्ट। तो वो हो भी रहा है, मतलब हमारी ऑफिस से भी काफी केसेस हुए जो इस सिंस ये रूल आया तो मतलब जल्दी एजुडिकेट हुए। तो जितने पेंडिंग थे वो जल्दी से, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल पुराने केसेस थे, वैसे स्पेसिफिक टाइम लिमिट तो एज सच नहीं है। बट अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए और एथिकली सब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो टास्क है उस हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कई केसेस में मेंशन होता है, टाइम लिमिट होती है, तो ये आम जनता को तो मालूम नहीं है, तो वो जिस एडवोकेट के थ्रू जाएगा उन्हें पता होगा, फिर क्यों डिले होता है? बिकॉज वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगेन बॉइल्स डाउन टू द मेन प्रॉब्लम इज द पॉपुलेशन। वही एक मेन प्रॉब्लम है, जितनी पॉपुलेशन उतने सूट्स उतने केसेस। और कहीं इसका एक रीजन
मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की कमी तो नहीं है कि नहीं है हर जगह? नहीं, आई डोंट थिंक कि न्यायाधीशों की कमी है, बिकॉज काफ़ी जजेस रिक्रूट हो रहे हैं, काफ़ी जजेस पोस्ट हो रहे हैं, एंड जजेस आर डूइंग देयर वर्क रियली नाइसली। बट वही है, वर्कलोड इज टू मच। और आप सिंस जजेस को और एडवोकेट्स दोनों को जो लॉ बनाया है उसके अंतर्गत ही वो केस लड़ना है, आप बियॉन्ड नहीं जा सकते, आप कुछ गलत भी नहीं कर सकते, कुछ एडवर्स फाइंडिंग भी नहीं दे सकते। तो उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लग जाता है कि वो जल्दी डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जी, तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी उदिति गज्जर श्रीवास्तव जी, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, और उन्होंने काफ़ी बारीकियां कानून की हमें बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।